नमस्ते बिहार। नमस्ते बिहार। रोहतास की ऐतिहासिक भूमि में यहाँ मंच पर उपस्थित आदरणीय पूर्व सांसद डॉक्टर गोपाल नारायण सिंह जी, यहाँ उपस्थित प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमाइल अहमद जी, यहाँ उपस्थित गुजरात के युवा उद्योगपति और बिहार के नवादा जिले के रहने वाले समाज सेवी निशिकांत सिन्हा जी, यहाँ उपस्थित अखिलेश सिंह जी, उपस्थित रोहित वर्मा जी, गोविंद नारायण सिंह जी, डॉक्टर प्रीति बाला जी, आलोक रंजन जी, राहुल कुमार सिंह जी, इस अभियान के मुख्य समन्वयक रोहतास जिले में अश्विनी सिंह जी, यश उपाध्याय जी, इस आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष जीएम अंसारी जी, राम अवतार राय जी, मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जन, यहाँ मेरे समक्ष उपस्थित सभी रोहतास वासियों, सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले सासाराम की इस ऐतिहासिक धरती पर माँ तारा चंडी का नमन करता हूँ, माँ तुतलेश्वरी का नमन करता हूँ, रोहितेश्वर धाम का नमन करता हूँ, माँ मुंडेश्वरी का नमन करता हूँ, माँ यक्षिणी भवानी भलुनी धाम का नमन करता हूँ, देव मार्कंडे धाम का नमन करता हूँ, झारखंडी महादेव मंदिर का नमन करता हूँ, इस ऐतिहासिक भूमि का नमन करता हूँ, ऐतिहासिक रोहतासगढ़ का नमन करता हूँ, ऐतिहासिक उरांव वंश के शौर्य की धरती और उद्गम स्थल उस रोहतास का नमन करता हूँ, खरवारों की भूमि इस रोहतास की पहाड़ी कैमूर पहाड़ी का नमन करता हूँ, शेर शाह के शौर्य की भूमि का नमन करता हूँ, बाबू निशान सिंह के साहस का नमन करता हूँ। इस धरती के प्रति कोटिशः अभिनंदन नमन करता हूँ। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान का ये तीसरा बड़ा कार्यक्रम है जो अपने आप में एक इतिहास है। पहला कार्यक्रम बेगूसराय में हम लोगों ने पिछले वर्ष 10 दिसंबर को आयोजित किया था। दूसरा कार्यक्रम जनवरी में आरा में महाराजा कॉलेज के ग्राउंड में आयोजित हुआ और तीसरा कार्यक्रम आज फजलगंज स्टेडियम के इस मैदान में आयोजित है, जहां हजारों की भीड़ जितनी स्टेडियम के अंदर है उससे अधिक भीड़ स्टेडियम के बाहर भी है। लोग बाहर गैलरी पर भी बैठकर सुन रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोग इसको लाइव देख रहे हैं। आज इस अभियान जिसका नाम लेट्स इंस्पायर बिहार, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार रखा गया, लाखों लोग जुड़े हैं। केवल व्हाट्सएप ग्रुप्स की यदि बात करें तो लगभग 1.5 लाख की संख्या में सीधे रूप से अपने फ़ोन नंबरों के साथ अलग अलग गठित अध्यायों में लोग जुड़कर प्रयास कर रहे हैं कि अपने जीवन काल में बिहार कैसे एक विकसित बिहार बने। पिछले बार जब बेगूसराय में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ तो सभी को लगा क्या हो रहा है, इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों इनको सुनने आए हैं, कहीं इनका इरादा राजनीति में जाने का तो नहीं। अनेक प्रकार के कयास लगाए गए और मैं तो तब भी यही कह रहा था कि मैं तो अपनी गति में चल रहा हूँ, मैं तो अपने जीवन काल में बिहार को बदलते देखना चाहता हूँ और यदि बिहार को बदलते देखना चाहता हूँ तो मेरी अपनी दृष्टि है। जब लोग पूछते हैं कि राजनीति के बारे में आपका क्या सोच है तो बड़े स्पष्टता के साथ मैं कहता हूँ राजनीति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्र निर्माण में यदि ईमानदार लोग, निष्पक्ष लोग, निस्वार्थ लोग राजनीति में आते हैं तो निश्चित ही समाज में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है और समाज जिस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ना चाहता है उसमें सफलता प्राप्त करता है। लेकिन जब अपने बिहार की भूमि को देखता हूँ तो बड़ा चिंतित हो जाता हूँ, क्योंकि बिहार में यदि कुछ अच्छे लोग, ईमानदार लोग, निस्वार्थ लोग
राजनीति में आने का प्रयास भी करेंगे तो जिस परिवर्तन की कल्पना हम लोग करते हैं केवल कुछ लोगों के आने से नहीं होगा। कुछ लोग आकर करेंगे भी तो पहले तो आना आसान नहीं, क्योंकि हमारा समाज खंड खंड में बटा हुआ है। अब सभी लोग, कुछ दिनों पहले चुनाव हुआ था, राजनीतिक दलों की भी व्यवस्था है। जो दल राजनीति कर रहे हैं, जो नए दल राजनीति में आना चाह रहे हैं, यदि सभी को आप देखेंगे, चिंतन करेंगे तो पाएंगे आधार क्या है। खंड खंड में जाति संप्रदाय के नाम पर जब समाज बटा हुआ है तो राजनीतिक दलों की भी व्यवस्था है कि इन्हीं खंड खंड के समीकरण में अपनी राजनीति करते हैं। उम्मीदवारों के चयन योग्यता पे नहीं करते हैं कि व्यक्ति बिहार को आगे ले जाने में उसकी कितनी सोच है, उसका कितना प्रयास हो सकता है, ये आधार नहीं होता है। आधार केवल ये होता है कि व्यक्ति चुनाव जीत सकता है या नहीं जीत सकता। और इस परिस्थिति में जब खंड खंड में समाज बटा हो और राजनीति का आधार केवल, लक्ष्य केवल चुनाव जीतने तक हो जाए तो बिहार कैसे बदलेगा। बिहार, जब बिहार को कोई पिछड़ा राज्य बोलता है तो अच्छा लगता है क्या? कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको अच्छा लगता हो जब बिहार को पिछड़ा बोला जाता है? अच्छा लगता है क्या? कितने लोग बिहार को विकसित देखना चाहते हैं? बिहार विकसित कैसे होगा? कैसे होगा? क्या केवल सत्ता परिवर्तन से बिहार बदल जाएगा? जिस प्रकार की राजनीति होती है और जिस प्रकार से लोग चुने जाते हैं, जिस प्रकार से लोग चुनते हैं, यदि यही चलता रहा तो जो चल रहा है चलता रहेगा। कितने लोग चाहते हैं कि 2047 तक एक ऐसा विकसित बिहार बने जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति को बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो? कितने लोग चाहते हैं? तो यदि चाहते हैं और वास्तव में उस बिहार को गति देना चाहते हैं तो कुछ बातों को ध्यान से सुनिएगा। यह कोई धार्मिक अभियान नहीं है, कोई राजनीतिक अभियान नहीं है, लेकिन लाखों लोग आज इस अभियान में यदि जुड़े हैं तो उसका कारण है हर व्यक्ति अपने जीवन काल में बिहार को बढ़ते देखना चाहता है। और क्यों ना हो, प्राचीन काल में जब संसाधन नहीं थे, मार्ग नहीं थे, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो लोगों को जोड़ सकती थी, ऐसा सूचना का तंत्र नहीं था, उस समय इसी बिहार से अफगानिस्तान के पार तक हम शासन करने में सक्षम थे। उस समय इसी बिहार से, जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना यूरोप में नहीं हुई थी, नालंदा और विक्रमशिला को हम स्थापित कर चुके थे जहां विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे, जब संसाधन नहीं थे। आज जब संसाधन उस रूप में उपलब्ध हैं, मैं बोल रहा हूं, लाखों लोग सुन रहे हैं, उस प्राचीन वैशाली के संथागार में पूरे उत्तर बिहार के क्षेत्र से 7,707 गणराजा चुने जाते थे, जाति के आधार पर नहीं। अलग अलग क्षेत्रों से लोग, हर प्रकार के लोग, हर जाति के लोग, हर संप्रदाय के लोग उस वैशाली के संथागार में लोग चुनकर भेजते थे और बिना किसी विवाद के, बिना किसी माइक के, सोचिए कैसे संबोधित होते होंगे, कैसे प्रतिवर्ष अपने गणाधिपति का चयन करते होंगे। बिहार को यदि आगे बढ़ते हम देखना चाहते हैं तो सबसे पहले समझना होगा क्या कारण थे जिसके कारण बिहार उस प्राचीन काल में अग्रणी हुआ। क्या कारण थे कि तब हम वैसा कर सके, और क्या कारण है कि आज एक छोटे से रोजगार के लिए व्यक्ति को बिहार से बहुत दूर जाना पड़ता है। जब तब ऐसा कर सकते थे तो क्या आज हम अपने हर युवा को बिहार में रोजगार नहीं दे सकते? क्यों ऐसा होता है? कितनी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है? यदि हम खंड खंड में बंटकर संघर्ष करते रहेंगे तो निश्चित है कि आने वाले समय में स्थिति और विभत्स होगी। यदि अपनी ऊर्जा का उपयोग हम सही दिशा में नहीं करेंगे तो निश्चित है कि आने वाले समय में और भी बड़ी संख्या में पलायन करना पड़ेगा। आज बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ है, जिसमें 9 करोड़ युवा ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। यदि भारत को एक विकसित भारत के रूप में हम देखना चाहते हैं तो निश्चित सी बात है कि अगले 2 दशकों में 9 करोड़ लोगों को बिहार में उत्कृष्ट शिक्षा मिले, बिहार में उचित रोजगार मिले, इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और यदि हम सोचते हैं कोई ऐसी सरकार आएगी, कोई ऐसी पार्टी की सरकार आ जाएगी जो सबको नौकरी दे देगी, तो कितने लोगों को कोई सरकार नौकरी दे सकती है? शायद 1% लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है। पूरे विश्व भर में आप अध्ययन कर लीजिए तो 1% से अधिक लोगों को नई नौकरी सरकारी नहीं दी जा पाएगी।
लेकिन बिहार के यदि 99% लोगों को रोजगार देना है तो रोजगार देने वाला कहाँ से आएगा? अचानक तो कोई आएगा नहीं। और क्यों आएगा? यदि हम स्किल्ड नहीं हुए, यदि हम शिक्षित नहीं हुए। रोजगार लगाने तो लोग तब आएंगे जब उसको कार्य करने वाले लोग मिलेंगे, और यदि ऐसे लोग नहीं मिले तो इससे तो अच्छा है गुजरात में रोजगार लगाएंगे, नई इंडस्ट्री लगाएंगे, बिहार क्यों आएंगे? लेकिन बिहार हम सभी का है और बिहार को हम सभी विकसित बिहार के रूप में देखना चाहते हैं। तो यदि हम सोचेंगे अचानक कुछ हो जाएगा और जादू की छड़ी घूमेगी और बिहार बदल जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अगर हम सोचेंगे कोई ऐसी पार्टी की सरकार आएगी और अचानक बिहार बदल जाएगा, तो ऐसा भी होने वाला नहीं है। संख्या बहुत बड़ी है, जनसंख्या को हम आज एक समस्या के रूप में देखते हैं कि उसके लिए हम शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। यदि उसी जनसंख्या को हम शिक्षित कर पाएंगे, उसमें ऐसे कौशल का विकास कर पाएंगे, उसको स्किल्ड कर पाएंगे और उसकी दिशा सही कर पाएंगे, दृष्टि सही कर पाएंगे। और जो बातें मैं कह रहा हूँ कोई मेरी अपनी सोच नहीं है। यदि मैं कहता हूँ कि बिहार में हम एक हो सकते हैं, तो ये तो प्राचीन बिहार ने सिद्ध किया है। प्राचीन बिहार में भी जातियाँ थीं, लेकिन यदि ऐसा जातिवाद रहा होता तो मगध में किसी नंद वंश का उदय नहीं होता। सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक हो सकते हैं, ऐसी अवधारणा देने वाली महान भूमि हमारी बिहार की भूमि रही। ऐसा जातिवाद रहा होता तो आचार्य चाणक्य भी शायद चंद्रगुप्त की जाति खोजते। ऐसा जातिवाद रहा होता तो वैशाली में कभी विश्व के प्रथम गणराज्य की स्थापना नहीं होती। इस प्रकार का भाव रहा होता तो कभी हमने शून्य विश्व को नहीं दिया होता। हम तो आपस में संघर्ष कर रहे होते। लेकिन बिहार की सोच की महानता थी। वेदांत की दृष्टि को देखिए, किसी व्यक्ति में कोई भेद नहीं है, हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। और जिस व्यक्ति में सोच आ जाए कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, वो भला भेद क्यों करेगा? कैसे होता है परिवर्तन? रोहतास की भूमि साक्षी है। उस परिवर्तन को हमने होते देखा है जिसको कभी लोग असंभव मानते थे। आज से बहुत पुरानी बात नहीं है। 20 साल पहले कोई कहता कि रोहतास शांत हो जाएगा, तो अधिकांश लोग 10 कारण गिनाते कि रोहतास शांत नहीं हो सकता है। लोग कारण गिनाते कि पहाड़ पर उग्रवादी हैं, अभी डीएफओ साहब शहीद हुए हैं, अनेक पुलिसकर्मी प्रतिवर्ष मारे जाते हैं, और जो परिस्थिति है भौगोलिक, उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऊपर पुलिस का कोई केंद्र नहीं था, ऊपर फोन काम नहीं करता था, वायरलेस काम नहीं करता था, सैटेलाइट फोन के अलावा कोई उपाय नहीं था कि उस पर आप बात कर सकते। और ऐसी भूमि पर उग्रवादियों का साम्राज्य स्थापित था। हमारे जितने लोग पर्वत पर रहते थे बाध्य थे, यदि समर्थन नहीं करते तो उनका विरोध उग्रवादियों द्वारा किया जाता था। एक अलग जीवन दशा में रहने को विवश थे। मुझे याद है वर्ष 2008 में जब ऑपरेशन विध्वंस चला, तो ऊपर भोकरवा गांव में पहली बार हम लोग जनरेटर लेकर गए और हम लोगों ने लाइट जलाई। रात का कैंप था, 4 रातों तक लगातार कैंप चल रहा था। पहाड़ के अलग अलग गांवों में रुककर हम लोग उग्रवाद के विरुद्ध अभियान चला रहे थे। अचानक मैंने देखा बहुत बच्चे हमारे कैंप के पास आ रहे हैं। तो बड़ी उत्सुकता हुई, कौतूहल हुआ, बच्चे क्यों आ रहे हैं? तो पता चला उन बच्चों ने 2008 के अक्टूबर महीने तक बल्ब नहीं देखा था। जीवन में पहली बार बल्ब देख रहे थे। अभी भी पहाड़ी पर अनेक गांवों में बिजली नहीं पहुंची। हमारा उद्देश्य है कि विकसित बिहार में हर व्यक्ति शिक्षित हो सके, हर व्यक्ति स्किल्ड हो सके, और इस प्रकार के इकोसिस्टम का हम निर्माण कर सकें जिससे हर व्यक्ति स्वरोजगार की ओर भी जब आगे बढ़े तो उसको सपोर्ट करने के लिए, उसके सहयोग करने के लिए, उसका मार्गदर्शन करने के लिए समाज का एक बड़ा वर्ग खड़ा हो। क्योंकि 9 करोड़ लोगों को यदि बिहार में रोजगार देना है और सरकारी नौकरी से यह संभव नहीं है, तो तभी संभव है जब बिहार में एक व्यापक उद्यमिता की क्रांति आएगी। और इसको लाना हम ही लोग को लाना है, कोई दूसरा व्यक्ति आने वाला नहीं है। अगर हम सोचेंगे अचानक ऐसा होगा और बिहार में उद्यमिता की क्रांति आ जाएगी तो कैसे होगा? और इसीलिए मैं समाज के हर वर्ग से आह्वान कर रहा हूँ कि आप जुड़ें इस अभियान से। सैयद शमाइल अहमद जी आए हैं, मैं आभारी हूँ। उनके माध्यम से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आज इस अभियान के साथ जुड़ा, जिससे 25,000 निजी विद्यालय जुड़े हुए हैं। मैं आभारी हूँ डॉक्टर गोपाल नारायण सिंह जी का। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में भी अनेक कार्यक्रम इस अभियान के अंतर्गत हुए। एक स्टार्टअप समिट भी 2002 के दिसंबर में हम लोगों ने आयोजित की। उद्देश्य क्या है? रोहतास में परिवर्तन कैसे आया?
जिस समय रोहतास में उग्रवाद चरम पर था, मुठभेड़ हुई सोली गांव में, 6 इंच के बगल से गोलियां चली। सामान्य सी बात है, कोई व्यक्ति सोचता कि उग्रवाद तो तब मिटेगा जब उग्रवादी नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरी सोच अलग थी। मैं जानता था उग्रवादी हमारे विरोधी नहीं है, अपने ही समाज के वैसे बंधु हैं जो भटक चुके हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ना ही उद्देश्य है। उनसे यदि संघर्ष करते रहेंगे तो संघर्ष कभी खत्म होने वाला नहीं, लेकिन यदि समाज में उनको जोड़ना है तो सोचना होगा। और उस समय जब सोन महोत्सव का आह्वान हुआ कि घाटी की संस्कृति को पुनः जीवित किया जाए, जिस क्षेत्र ने कभी उत्तर पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश का नेतृत्व किया हो, जिस क्षेत्र ने कभी भारत के शासक को दिया हो, उस क्षेत्र की ऐसी दुर्गति क्यों हो गई कि पर्यटन तो छोड़ दीजिए, लोग पहाड़ पर जाने में भी सोचते हैं। और तब एक एक गांव में जब हम लोगों ने संवाद करना शुरू किया और कहना शुरू किया, कंबल बांटना, फ्री मेडिकल कैंप लगाना, अनेक प्रकार के कार्यक्रम होना, तो निमित्त था। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट था कि हर आदिवासी के मन में जो पहाड़ पर थे, उनके प्राचीन गौरव को हम पुनः जागृत कर दें, क्योंकि आप ही तो थे जिन्होंने उस रोहतास किले को उस समय स्थापित किया था जब इस प्रकार के संसाधन नहीं थे। और जब मुगल भी भारत आए तो उनके लेखक फरिश्ता ने लिखा कि दुर्ग अभेद्य है, इसको बल से नहीं केवल छल से जीता जा सकता है। और इतिहास साक्षी है, इस दुर्ग को किसी ने बल से आज तक जीतने का जब भी प्रयास किया तो कभी विजय प्राप्त नहीं की। जब भी इस दुर्ग को जीता गया तो छल से ही जीता गया। सोचिए हमारे पूर्वजों की दृष्टि कैसी थी। और इस बात को जब एक एक गांव में कहते थे तो हर आदिवासी कहता कि हमारे ही पूर्वज थे, हर उरांव बंधु कहते कि हमारे पूर्वज थे जिनका ये उद्गम स्थल है, हर खरवार बंधु कहते कि हमारा उद्गम स्थल है। और हमारे पूर्वजों की इतनी क्षमता थी कि ऐसे दुर्ग को उन्होंने इस वन क्षेत्र में स्थापित किया। और तब जब होर्डिंग लगने लगे रोहतास किले की और कहा जाने लगा कि रोहतास पुलिस आपका स्वागत करती है, तो पहाड़ पर तो बातें हो रही थी, लेकिन आम लोग कहते थे कि क्या हो रहा है, एसपी साहब क्या कर रहे हैं, अचानक रोहतास में पर्यटन की तो कोई संभावना है नहीं, बड़े बड़े होर्डिंग डेहरी, सासाराम, विक्रमगंज में लगे जा रहे हैं। तो बात यहाँ तक थी, लोगों को लगता था क्या हो रहा है। जैसे आज लेट्स इंस्पायर बिहार में जब कार्यक्रम होते हैं, पूरे बिहार में हर शनिवार रविवार परिवार को छोड़कर जब घूमता हूँ तो लोग पूछते हैं कि क्या आवश्यकता पड़ गई एक IPS अधिकारी को कि आप हर शनिवार रविवार को घूमे जा रहे हैं, अलग अलग लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित आपका कोई स्वार्थ है। तो मैंने कहा कि यदि अपने राज्य का उत्कर्ष चाहना, अपने राष्ट्र का उत्कर्ष चाहना स्वार्थ है, तो मैं इस धरती पर सबसे बड़ा स्वार्थी हूं। मुझे याद है 9th क्लास में था, पिताजी की पोस्टिंग भोपाल हुई थी और वहां बच्चों ने बिहारी बोल के चिढ़ाया था, बड़ी पीड़ा हुई थी। बरौनी से गए थे भोपाल, बच्चों ने वहां बिहारी बोल के जब चिढ़ाना शुरू किया तो मन कहने लगा, जो शब्द सम्मान का प्रतीक होना चाहिए अपमान का सूचक कैसे हो गया। जहां से कभी अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण हुआ, जहां कभी सम्राट अशोक विदिशा में गवर्नर बना के भेजे गए थे मगध के साम्राज्य से, उस क्षेत्र के लोग आज बिहार पर हंसते हैं। बड़ी पीड़ा होती थी और उस समय लगता था क्या कर सकते हैं अपने जीवन काल में जिससे बिहार पुनः उत्कर्ष को प्राप्त करे। और तब उस बाल्य अवस्था में मन में एक संकल्प जगा कि अपने जीवन काल में यदि बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाने में मेरी कोई भूमिका हो सकती है, तभी अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। यात्रा चलती रही है। 9th में बिहारी बोल के चिढ़ाए जाने के साथ जो संकल्प मन में जगा और बढ़ता गया, प्रगाढ़ होता गया। IIT की परीक्षा दी तो IIT के पेपर लीक हो गए। आज भी बिहार में पेपर लीक होते हैं। मैंने उस दंश को झेला है, उस दंश को सहा है कि कैसी पीड़ा होती है जब एग्जाम देना हो, एग्जाम तो आप देकर आते हो और पेपर लीक हो जाता। और लीक का केंद्र बिहार था। इसी नालंदा के एक व्यक्ति ने पेपर लीक कराए थे और तब मन में ये बात लगी कि जो नालंदा ज्ञान की भूमि थी, जहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे, वहाँ के लोग शॉर्टकट्स के पीछे क्यों लगे। कैसे बदलेगा बिहार। IIT पहुंचे, बिहार की स्थिति अलग चल रही थी। उस समय जातियों का संघर्ष नरसंहार का रूप ले रहा था। और बेगूसराय जहां मेरा घर है, उस समय पिताजी की पोस्टिंग हुई तो घर से मना किया जाने लगा, मत आइए, पकड़ के शादी होती है। और उस समय IIT कैंपस में जब अकेला रहता था और सोचता था बिहार की दुर्गति ऐसी क्यों हुई, तो देखते देखते एक दिन लाइब्रेरी में बृहदारण्यक उपनिषद दिखा और तब दिखा कि हमारे पूर्वजों की सोच कैसी थी, क्यों हमारा बिहार महान था। और तब यह संकल्प जगा
कि अपने लिए तो जी लेंगे, नौकरी जर्मनी में लगी, नौकरी बड़ी कंपनी में लगी, लेकिन मन कहने लगा लौट के यदि बिहार गए और स्थिति ऐसी हुई तो मन क्या कहेगा। यहाँ सरदार मानिक सिंह जी नहीं है। मुझे याद है वर्ष 2004 में मेरा सिलेक्शन फॉरेन सर्विस में भी हुआ था, और तब बहुत लोगों ने कहा कि अब तो फॉरेन सर्विस में हो गया, पुलिस में क्यों जाना चाहते हैं, बिहार जाओगे तो पोस्टिंग भी नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं साइड में पड़े रहोगे। उन्होंने कहा एक बार जाकर बिहार देखिए। पिताजी उस समय भी दिल्ली में थे। बहुत लोगों ने समझाया जाके देखिए कि वहाँ क्या होने वाला है, क्या होगा आपके साथ। इसी सासाराम की नगरी में पहली बार जब बिहार में योगदान दे रहा था, उससे पहले आया था, और सासाराम में जब आया तो एक मीटिंग चल रही थी, उसमें सरदार मानिक सिंह उसको पूजा समिति की तरफ से अध्यक्षता कर रहे थे, और एसडीओ एएसपी सभी लोग वहाँ उपस्थित थे। और तब जब रोहतास में घूमने लगा, ताराचंडी भी गया था, रोहतास किले को मैंने दूर से देखा था, और तब कहने लगा कि हम नहीं करेंगे, हम बिहार से दूर भागेंगे तो क्या कोई सिग्मा ग्रह से बिहार बदलने आएगा। और तब जिसने भी कहा और जो भी कहते थे कि तुम्हारी पोस्टिंग नहीं होगी, तुम साइडलाइन किए जाओगे, तुम कहीं और रहोगे अगर ईमानदारी से काम करोगे, तो मैंने कहा कि यदि एक दिन में एक व्यक्ति का भी कुछ भला कर सकता हूं, चाहे किसी पद पर हूं ना रहूं, लेकिन बिहार में इतना भी करूंगा तो अपने जीवन को मैं सार्थक मानूंगा। और तब से यात्रा चल रही है। बगहा पोस्टिंग हुई पटना सिटी एसपी के बाद। अंग्रेजों ने लिखा था यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम, पत्रकार कहते थे मिनी चंबल। पोस्टिंग हुई 4 किसानों की हत्या के बाद। 2 लोग पुलिस फायरिंग में मारे जा चुके थे। उससे पहले पटना में थे, किडनैपिंग जब भी होती थी सिटी एसपी पटना थे। कभी कोई डॉक्टर किडनैप होते थे, कभी कोई स्टूडेंट किडनैप होते थे, और जब होते थे तो नींद चली जाती थी। लगता था कि जब तक व्यक्ति बरामद ना हो जाए सोएंगे नहीं। और इसी मनोदशा में जब 1 साल तक रहे, अचानक बगहा गए, स्थिति नियंत्रित हुई, 2 लोग किडनैप हो गए। जब पुलिस मुख्यालय को मैंने फ़ोन किया तो कहा गया विकास अब तुम पटना में नहीं हो, बगहा चले गए हो, बगहा में ऐसा ही चलता रहा है, इसलिए आराम से रहिए, कुछ दिनों बाद अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी। अरे मैं अच्छी पोस्टिंग लेने कहाँ आया था, मन में तो संकल्प था कि बिहार को बदलते देखना है, और एक एक पल जो एक एक क्षण जीवन का बीत रहा है। आज बगहा में बगहा नहीं बदला तो बिहार कहाँ बदलेगा। और तब सोचने लगे क्या किया जा सकता है। सीधे रूप से तो पुलिस के ऑपरेशन चले थे, व्हाइट पैंथर, ब्लैक पैंथर, लेकिन स्थिति जस की तस थी। और लोग ऐसा कहते थे कि महर्षि वाल्मीकि की भूमि। याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि क्या थे। सोचिए जब कुछ गलत होता रहता है, लोग किस प्रकार से उसको सपोर्ट करने लगते हैं, उसको मनोदशा के रूप में स्थापित कर देते हैं। और चंपारण में उस समय हर व्यक्ति कहता था कि हाँ अपराध नहीं मिट सकता। जंगल पार्टी, दस्यु पार्टी, इनका इतिहास लिखा जा रहा था। लेकिन मेरा विश्वास था कि निश्चित होगा, क्योंकि चंपारण परिवर्तन की भूमि है। इसी चंपारण ने रत्नाकर को वाल्मीकि बनते हुए भी देखा था। और इसी बात को जब एक एक डकैत से हमने कहना शुरू किया, उनके परिवारों से कहना शुरू किया कि जब रत्नाकर यदि रत्नाकर ही रहे होते तो क्या विश्व किसी वाल्मीकि को जानता। शब्दों में बहुत शक्ति होती है, संवाद में बहुत शक्ति होती है, यदि व्यक्ति का मन निस्वार्थ हो। और व्यक्ति यदि निस्वार्थ मन से दूसरे व्यक्ति से संवाद करता है तो संवाद हृदय तक पहुंचता है, और डकैतों तक के हृदय तक पहुंचता है। इस बात को मैंने बगहा में देखा। बड़ी संख्या में 26 गिरोहों ने आत्मसमर्पण कर दिया। और जो किडनैपिंग 150 प्रतिवर्ष होती थी, जब 2008 में वहाँ से रोहतास आ रहे थे, संख्या 0 पर आ गई थी। वही 0 जिसे बिहार ने कभी दिया था। परिवर्तन संभव है, देख चुका था मैं। और उसके बाद रोहतास आए थे, गोलियां चली। लोग कहते थे कि रोहतास में उग्रवाद नहीं मिटेगा, बगल में झारखंड है, थोड़ी दूर पर छत्तीसगढ़ है। इससे पहले डकैत रहा करते थे, रोहतास किले पर तिरंगा नहीं लहराया है। और मैं तो कहता था कि निश्चित चीज़ें बदलेंगी। इसीलिए एक एक गांव में पहाड़ पर जाकर लोगों से बात करना शुरू किया। पहाड़ पर से कितने लोग आए हैं यहाँ? हाथ उठाइए। आपने देखा है ना परिवर्तन? देखे हैं कि नहीं देखे? जोर से बोलिए। रोहतास बदला कि नहीं बदला? रोहतास इसलिए बदला, गोलियों से नहीं बदला, संवाद से बदला। उस समय जब बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे थे तो लोग कह रहे थे क्या कर रहे हैं। उसके बाद जब रोहतास पहाड़ के ऊपर से आदिवासी युवकों को बुलाकर हम लोग टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग देने लगे, तो हमारे सामने पत्रकार बैठे हैं। अनेक पत्रकार कहने लगे क्या कर रहे हैं, जहाँ टूरिज्म नहीं आप टूरिस्ट गाइड बना रहे हैं। तो मैंने कहा था मैं आज की नहीं सोचता हूँ, आज से 25 साल बाद की सोचता हूँ। और आज आपको लगता है कि यहाँ पर पर्यटन नहीं है, मैं तो पर्यटन की असीम संभावना देख रहा हूँ। एन अकबरी में लिखा है कि 200 से अधिक बड़े झरने हैं, और एक एक झरने में इतना सामर्थ्य है कि विश्व भर से पर्यटकों को खींच लाए।
कैमूर की पूरी पहाड़ी पर आदि मानवों द्वारा बनाए हुए चित्र उकेरे हुए हैं और एक एक चित्र में इतनी संभावना है कि जब उसको देखने लोग आएंगे, उसका पूरा प्रचार होगा, इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र में एडवेंचर टूरिज्म का प्रचार होगा, तो काशी और गया के बीच का जो एक कॉरिडोर है, इसमें ऐसी संभावना है कि पूरे बिहार की अर्थव्यवस्था को भी चला सकता है। निश्चित मैं मानता हूँ कि इस भूमि में बहुत सामर्थ्य है। और तब जब वहाँ से हम लोग लेकर आए तो हमने कहा टूरिस्ट गाइड तो बना रहे हैं, लेकिन मैं वर्तमान के लिए नहीं बना रहा हूँ। आप देखिएगा जब दृष्टि बदलेगी तो एक एक व्यक्ति पहाड़ पर उन उग्रवादियों का विरोध करने लगेगा जिनके कारण क्षेत्र में विकास अवरुद्ध है। और बहुत जल्दी सबने देखा किस प्रकार से लोगों ने जब इस प्रकार विरोध करना शुरू किया तो सुग्रीव खरवार जी बैठे हैं। सुग्रीव खरवार जी पहली बार 2008 में जब मेरी पोस्टिंग हुई थी, इन्होंने तिरंगा लहराने का प्रयास किया था, लेकिन जैसे ही तिरंगा लेकर पहुंचे थे इनको खदेड़ा गया था। क्या गलत बोल रहे हैं? उसके बाद 26 जनवरी 2009 को यही सुग्रीव खरवार पुलिस पलटन के साथ, हमारे डीएसपी थे मिथिलेश कुमार सिंह, शान के साथ गए, मैं भी उनके साथ गया और रोहतास किले पर चढ़ के हम लोगों ने घोषणा की कि यहीं पर कल तिरंगा लहराएगा। वहाँ से आकर सासाराम में घोषणा की, डेहरी में घोषणा की। हर जिलेवासी से आह्वान करता हूँ कि रोहतास किले पर जाकर झंडोत्तोलन में शामिल हो। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट था, क्षेत्र को बदलना था। चुनाव पहाड़ पर नहीं होते थे, बूथ नहीं बनते थे। लोग कहते थे कि वहाँ पर लोग मतदान का बहिष्कार करते हैं क्योंकि उग्रवादी विरोध करते थे। बीएसएफ की कंपनी लगी धनसा गांव में, उस पर गोलियां चली, लेकिन हार नहीं मानेंगे, चुनाव तो यहीं होगा। इसी संकल्प के साथ 9 मई 2009 को केवल 3 भवनों के लिए 16 कंपनी फोर्स लगी, लेकिन हमने सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति मतदान कर सके। और जब मतदान इस प्रकार से हुआ तो अनेक लोगों ने जीवन में पहली बार मतदान दिया था और तभी से यह स्पष्ट हो चुका था कि परिवर्तन तो होकर रहेगा। आज रोहतास किले पर आप दिन में रात में कभी भी जाकर आराम से स्वच्छंद रूप से विचरण कर सकते हैं। कोई विरोध नहीं है, कोई भय नहीं है। बदल चुका है रोहतास, बगहा बदला, रोहतास भी बदला। और अब इसी अनुभव के साथ संवाद से परिवर्तन संभव है। लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से हर बिहार के व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। व्यक्ति चाहे किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी विचारधारा को मानता हो, जब तक इनसे परे उठकर बिहार में शिक्षा के विकास के लिए, उद्यमिता की क्रांति के लिए और समतामूलक समाज के लिए हम आगे नहीं आएंगे तो बिहार में परिवर्तन नहीं होगा। 9 करोड़ लोगों को यदि रोजगार देना है तो हर व्यक्ति को सोचना होगा कि मेरी भूमिका इसमें क्या हो सकती है। यदि हम सोचेंगे कोई अन्य आकर करेगा तो नहीं होगा। इस बड़े संवाद की आवश्यकता क्यों है? 1600 से अधिक कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन इस बड़े संवाद की आवश्यकता इसलिए ताकि अभियान का संदेश गांव-गांव तक पहुंचे, ताकि हम समझा सकें कि हम कहना क्या चाहते हैं। उद्यमिता की क्रांति क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? आज निशिकांत सिन्हा जी गुजरात से चलकर आ रहे हैं और बिहार में प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में बदलाव हो। इन्होंने देखा है गुजरात की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, और जब बिहार को देखते हैं हर बिहार का व्यक्ति सोचता है। आज डॉक्टर प्रीति बाला जी बैठी हैं, महिलाओं को जोड़ने का प्रयास कर रही हैं हर जिले में। नम्रता जी पीछे बैठी हैं, मधु उपाध्याय जी यहाँ बैठी हैं जो रोहतास में गार्गी अध्याय का नेतृत्व कर रही हैं। जब तक हर महिला का योगदान नहीं होगा तो बिहार कैसे बदलेगा? और जब तक हम संघर्ष करते हैं जाति के नाम पर तो बिहार कैसे बदलेगा? ये राजनीतिक अभियान नहीं है, लेकिन एक ऐसा अभियान है जिसमें हर व्यक्ति को जब हम जोड़ेंगे तो निश्चित है कि आने वाले समय में छोटे छोटे लक्ष्य लेकर हम चलेंगे। अभी लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं 2028 तक हर जिले में 5 स्टार्टअप कम से कम स्थापित हो सकें जिसमें 100 लोगों से अधिक को रोजगार मिलता हो। 5 स्टार्टअप लगने से कोई बड़ा काम नहीं होगा, लेकिन उस बीजारोपण को हम सिद्ध कर देंगे जिससे एक वटवृक्ष का स्वरूप बिहार में उभरेगा। क्योंकि जब 5 स्टार्टअप सफल होंगे जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो तो निश्चित है कि आने वाले समय में जो हमारी दृष्टि हर पंचायत में स्टार्टअप लगने लगेंगे, और जो स्टार्टअप लगने लगेंगे तो निश्चित है स्टार्टअप्स की सफलता पूरे विश्व भर में 10 से 40% होती है। लेकिन बिहार में यदि विकसित बिहार हमको निर्माण करना है तो एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण करना होगा जिसमें जब स्टार्टअप लगें तो उनकी सफलता हम सुनिश्चित कर सकें। जब हमारे युवा आगे बढ़ें तो उनका हम मार्गदर्शन ही नहीं सहयोग भी कर सकें। इसीलिए बिहार के बाहर जितने लोग हैं जो सफल हैं, सक्षम हैं, उन सभी से इस मंच के माध्यम से अपील करता रहा हूँ कि अपने गांव से जुड़िए, अपने गांव के विद्यालय से जुड़िए और अपने क्षेत्र के युवाओं से जुड़कर उनका मार्गदर्शन कीजिए, उनका सहयोग कीजिए। हम सभी मिलकर ही बिहार को बदल सकते हैं। यदि हम सोचेंगे कि अचानक कुछ होगा तो नहीं बदलेगा।
केवल राजनीतिक परिवर्तन से बिहार तब तक नहीं बदलेगा जब तक छोटे छोटे जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर बिहार में हम शिक्षा, समता और उद्यमिता के लिए कार्य नहीं करेंगे। और यही इस अभियान की दृष्टि है और इसमें आप सभी का सहयोग चाहता हूं। तो फिर से एक बार इस तृतीय बृहद जनसंवाद में, अगला चतुर्थ बृहद जनसंवाद 8 दिसंबर को छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित होना है। बिहार के हर गांव के हर जन को जोड़ते हुए 2028 तक बिहार के हर पंचायत में अध्यायों को हम स्थापित करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रोहतास बदला कि नहीं बदला? बदला कि नहीं बदला? जोर से बोलिए। देखिए, प्राचीन भूमि है, पूरे बिहार में आज आवाज जानी चाहिए कि परिवर्तन संभव है। कितने लोग मानते हैं कि बिहार बदलेगा? कितने लोग मानते हैं कि अपने जीवन काल में बिहार बदलेगा? कितने लोग उसमें थोड़ा सा प्रयास करेंगे? देखिए, बिहार बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रारंभ स्वयं से। यदि हम सोचेंगे दूसरा कोई करेगा तो क्या करेगा, उस पर हमारी कितना नियंत्रण हो सकता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इस पर तो हमारा पूर्ण नियंत्रण है कि नहीं है। यदि बिहार खंड खंड में बंटकर सोचता रहा, संघर्ष करता रहा जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, तो क्या बिहार बढ़ेगा? यदि हम लड़ते रहे आपस में तो क्या बिहार बदलेगा? बताइए, आप बताइए। यदि हम लड़ते रहे तो क्या हम 9 करोड़ लोगों को रोजगार दे पाएंगे? 9 करोड़ लोगों को रोजगार देना है कि नहीं देना है? देना है। 2047 तक विकसित बिहार बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है। माइक पे कौन बोल रहे हैं? माइक का प्रयोग मत कीजिए, सब लोग को बोलने दीजिए। 2047 तक विकसित भारत में एक विकसित बिहार बनाना है कि नहीं बनाना है? तो यदि विकसित भारत में विकसित बिहार का निर्माण करना है, यदि सभी 9 करोड़ युवाओं को बिहार में ही रोजगार देना है, तो उद्यमिता की क्रांति लाने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। हर गांव में स्टार्टअप खुल सके, आगे बढ़ सके, इसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा। और जब हमारे युवा आगे बढ़ें तो उनके सहयोग के लिए समाज के एक बड़े वर्ग को खड़ा करना होगा। तो सहयोग कीजिएगा ना। एक संकल्प जो इस अभियान में हम लोग लेते हैं, आपके साथ भी लेना चाहता हूं। तैयार हैं? आगे आ जाए आप लोग, इधर आगे आइए, आगे आइए। तो एक संकल्प आपके साथ लेना चाहता हूं। पहला संकल्प है कि मैं बदलूंगा, मतलब परिवर्तन मुझ में। उसके बाद दूसरा संकल्प है मैं बदलूंगा बिहार, क्योंकि जब पहले स्वयं परिवर्तित हो गए, दूसरों को हमने नहीं जोड़ा। जो लोग इधर हैं आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, तब सब लोग संकल्प लेंगे हम लोग। आइए, कार्यक्रम को हम लोग अंत करेंगे। जो पीछे इधर भी आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर खाली है, इधर आइए। तो सभी लोग इस ऐतिहासिक रोहतास की भूमि से तृतीय बृहद जनसंवाद में एक संकल्प लेंगे कि हम अपने जीवन काल में बिहार को बदलेंगे। तो मैं बोलूंगा मैं बदलूंगा, तो आप बोलेंगे क्या? बोलेंगे मैं बदलूंगा। सब व्यक्ति अपने लिए बोलेंगे और मैं बदलूंगा बिहार। उसके बाद मैं करूंगा अपने पूर्वजों की भूमि का पुनरुद्धार। ठीक, स्पष्ट है? तो इतना रोहतास की भूमि में, ऐतिहासिक भूमि में इतना सन्नाटा क्यों है? बिहार बदलना है कि नहीं बदलना है? बदलना है कि नहीं बदलना है? रोहतास बदला कि नहीं बदला? बिहार भी बदलेगा। आइए संकल्प लेते हैं। ध्वनि ऐसी होनी चाहिए कि पूरे बिहार में जाए। आज ददन यादव जी भी अभियान के प्रभाव से देखिए बक्सर से चलकर आए, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। अभियान में संकल्प हम लोग लेंगे, मैं बदलूंगा। ये रोहतास की आवाज नहीं खे। फिर से महिलाएं, फिर से महिलाएं बोलेंगी मैं बदलूंगी। ठीक, सहमत? चलिए, तो एक संकल्प लेते हैं। पूरे भारत भूमि में ये संकल्प जाए कि रोहतास जाग चुका है और बिहार को जागृत करने के लिए, योगदान करने के लिए, इस अभियान को सशक्त करने के लिए तत्पर है। मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा बिहार। मैं करूंगा अपने पूर्वजों की भूमि का पुनरुद्धार।
आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। नमस्ते बिहार, नमस्ते बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जय हिंद। धन्यवाद।